जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कंबाइंड जियो साइंटिस्ट पेपर 2025 का एनालिसिस। क्या ज़रूरत पड़ी? हम तो सीएपीएफ और सीडीएस के बारे में बात करते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी जो हम जियो साइंटिस्ट का पेपर देख रहे हैं? देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। 2025 में हमारा सबसे पहला पेपर, अगर इस साल का सबसे पहला पेपर अगर मैं देखता हूं जो यूपीएससी ने कंडक्ट किया है, वो है जियो साइंटिस्ट। और मेरे भाई, बहुत सिंपल सी बात को समझो, यूपीएससी कभी भी कोई पेपर कराता है ना, वो कहीं ना कहीं दूसरे पेपर में भी उसके क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर क्वेश्चंस होंगे तो सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि जो पेपर में जियो साइंटिस्ट के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो कहीं आपको कल सीएपीएफ के 2025 के पेपर में देखने को मिल जाए या सीडीएस 2025 के पेपर में देखने को मिल जाए। तो अब ये एज अ स्टूडेंट और एज अ मेंटर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई, ये जियो साइंटिस्ट में हमारे बताओ कौन कौन से क्वेश्चंस हमें देखने हैं। ठीक है, तो यहां पर आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी के क्वेश्चन का सोर्सेस बताऊंगा। मैं आपको, देखो, यहां मेरा पर्पस आपको यह है कि भाई, ज्योग्राफी के जो जो जियो साइंटिस्ट के क्वेश्चन हमारे आए हैं ना, एक तो वो सारे तैयार होने चाहिए, उनका सोर्सेस कि कहां से पूछा है वो देखना है और समझना है कि यार वो मैंने तैयार किया है या नहीं किया है। जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे टॉपिक आपके रेडी हैं या नहीं है। क्योंकि अगर जियो साइंटिस्ट में वो क्वेश्चन पूछा गया है तो पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस है कि कल सीएपीएफ सीडीएस में भी वो क्वेश्चन आए। भाई, इंपॉर्टेंट है तभी तो पूछा है, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी यूपीएससी को। तो आज यहां पर समझना, देखो 15 क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी में जियो साइंटिस्ट में, और अच्छे लेवल के पूछे हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है और बहुत इजी नहीं है। खुशी की बात यह है कि अभी तक अगर यूपीएससी ने यही पेपर सेम पैटर्न पे हमारे भी सीएपीएफ सीडीएस में बनाया तो हमें उतनी मुश्किल आने नहीं वाली। ठीक है, चलो आओ अब मैं समझाता हूं दोस्तों। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा झूम कल्टीवेशन से रिलेटेड आया है आपके जियो साइंटिस्ट में। क्वेश्चन का कहना क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद झूम कल्टीवेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, सबसे पहले तो ये चीज याद रखना कि अगर आपने अभी तक झूम कल्टीवेशन के बारे में अपने नोट्स नहीं रेडी किए हैं तो नोट्स रेडी कर लो। मेरा पर्पस इस वीडियो के थ्रू आपकी तैयारी जो सीएपीएफ सीडीएस के लिए आप कर रहे हो उसे इंप्रूव करना है। ठीक है, इस पेपर से मुझे समझाना है कि आपको ये चीज़ें हैं जो अभी तक तैयार अगर नहीं की है तो कर लो, क्योंकि यूपीएससी का फोकस है ये जियो साइंटिस्ट के पेपर से हमें सीखना है। तो देखो, एक तो मुझे समझ में आ गया कि यार झूम कल्टीवेशन है, ये तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा सकता हूँ जो यूपीएससी ने पूछे हैं, तो तैयार कर लेना। अब यहाँ तो बहुत ही सस्ता सा आसान सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है कि कौन सा नहीं है एसोसिएटेड झूम कल्टीवेशन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो देखने को मिलता है। तो सर, डिफॉरेस्टेशन है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट बोल रहा है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोल रहा है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सर, ये स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो आए दिन आपने रिपीटेडली झूम कल्टीवेशन के साथ कहीं ना कहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये तो भैया ऐसा हो नहीं सकता कि ये एसोसिएटेड ना हो। और इन्हीं दो प्रोसेस को हम सर डिफॉरेस्टेशन भी कह देते हैं। भाई, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि आप पूरे एरिया को बर्न कर दे रहे हो, स्लैश एंड बर्न कर दे रहे हो। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वही उसका एक प्रोसेस हो जाता है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जा रही हैं? डिफॉरेस्टेशन के अंदर आ जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक लॉजिक भी लगाऊं तो ये तीनों तो एसोसिएटेड हैं वर्ड। पर बी ऑप्शन को देखो, जो बिल्कुल ही एक ऑड इवन में अगर करने की भी कोशिश करूं ना, तो ये बाकी सब में एक ऑड ऑप्शन आ रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट विद फ्लोरा एंड फौना। तो सर, थोड़ी भी नॉलेज अगर आपको है ना झूम कल्टीवेशन के बारे में, तो आप इसे तुरंत बी को टिक कर दोगे कि ये एसोसिएटेड नहीं है। और अगर आपके एनसीईआरटी की बात करूं तो भाई, क्लास 8th में ये आपका एक टॉपिक यहां पर थोड़ा सा समझाया हुआ है कि सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ ट्राइबल बेल्ट स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेटेड और डिग्रेडेड। डिफॉरेस्ट किया जा रहा है और डिग्रेड किया जा रहा है, कैसे? बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम झूम कह दे रहे हैं। एक टाइप है जो कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का टाइप है। ठीक है, देखो यहां तक तो आपने समझ लिया, पर सीखा क्या? सीखा ये कि भाई, एक तो आप ये झूम कल्टीवेशन वाला जो टॉपिक है इसको तैयार कर लो। तैयार करने का तरीका बहुत ध्यान से समझना कि आपकी किसी एक एनसीईआरटी में ये टॉपिक डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है।
तो भाई जहां जहां से आप अगर इसको एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो तो वहां से ना अपने एक छोटे से नोट्स बना लेना एक पेज के अलग, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक आपकी क्लास 8th में दिया हुआ है, थोड़ा सा टॉपिक आपकी क्लास 12th में प्राइमरी एक्टिविटीज में दिया हुआ है, तो ये अलग अलग जगह दिया हुआ है, ये टॉपिक अलग अलग जगह दिया हुआ है। तो एक स्लैश एंड बर्न का अपना एक नोट्स रेडी करके रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो यहां पर 12th में इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एग्रीकल्चर के अंदर कई सारे एग्रीकल्चर के अंदर एक्टिविटीज आ जाती हैं, तो जहां पे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, प्रिमिटिव उसके अंदर एक कैटेगरी आ जाती है, देन प्रिमिटिव में हम यहां पर ये पूरा डिस्क्राइब करते हैं। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इनके एग्जाम्पल्स पर आते हैं कि अलग अलग जगह वर्ल्ड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग जगह वर्ल्ड में ना अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो वो चीज आपको यहां पर याद रखनी है, वो आपके नोट्स में जरूर होना चाहिए। ये मेरी पहली लर्निंग होगी यहां से, राइट। आगे बढ़े, ठीक है। अब आ जाओ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू, ये पूछ रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों कहां से पास नहीं होता। तो सर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ठीक है, फिर इंडिया के अंदर बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 82.5 डिग्री पर जो एक लाइन जाती है हमारी, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये सारी लाइंस के जितने भी स्टेट कंट्रीज हैं आपने तैयार कर रखे होंगे, तो यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अगर यहां पर देखो मैं बताऊं इसका रोल, देखो ये क्वेश्चन ना आपका CDS 2 2020 में भी पहले पूछा जा चुका है, सेम इसी तरीके से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट लोकेटेड इन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहां पर भी हमारा CGS 2025 में यही क्वेश्चन आया है। देखो यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे बहुत अच्छी, जितनी भी कंट्री दी हुई है ना ये सारी साउथ अमेरिका की कंट्री हैं। तो आपको ना यहां पर उम्मीद की जा रही है कि आपने कभी ध्यान दिया होगा साउथ अमेरिका के मैप को खोलकर कि भाई कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास नहीं हुआ है। तो यहां पर आप नोटिस करोगे एक मैप है जो हमने प्रोवाइड किया हमारे बच्चों को, ब्राजील है, पराग्वे है, चिली है और अर्जेंटीना है, ये चारों हैं, पराग्वे है, ब्राजील है, चिली है, पर यूरुग्वे आपका नहीं आता है आंसर, ठीक है, ये आपका ए आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखो जो मैं यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं ना उसको आप 1 मिनट ना पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये जियो साइंटिस्ट है, आपने काफी बच्चों ने पेपर नहीं दिया होगा, तो यहां पर पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और फिर इसे देखो कि यार ये एक्सप्लेनेशन मेरा मतलब इसका क्या हो सकता है और मेरा ये गलत कैसे हो गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया है ना, एक थोड़ा सा यहां पर और चीज देखोगे, CDS 2019 में सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी कंट्री जो है साउथ अमेरिका की पास नहीं करती ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, चिली, बोलिविया, पराग्वे, ब्राजील, ठीक है। तो आंसर आपको पता है कि पराग्वे है, सॉरी पराग्वे तो पास करता है, ब्राजील भी करता है, चिली भी करता है, अर्जेंटीना भी करता है, यहां पर नॉट पास पूछ रहा है, तो सर चिली है हमारा, पैराग्वे है, ब्राजील है, पर बोलिविया नहीं है। हाँ, तो यहां से एक और चीज हमें पकड़ में आ गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है साउथ अमेरिका। अब यहां पर अगर मैं एक लेवल और एडवांस जाऊं, अगर आप थोड़ा सा अगर देखो कि यार साउथ अमेरिका पर थोड़ा सा फोकस है यूपीएससी का, तो मैं आपको कहता हूं कि एक क्वेश्चन और तैयार रखो कि साउथ अमेरिका में जितनी भी कंट्री है ना वो कहीं ना कहीं आपकी सी से टच हो रही हैं, सारी की सारी कंट्री सी से टच हो रही हैं, पर सिर्फ 2 ऐसी कंट्री हैं साउथ अमेरिका में जो सी से टच नहीं करती। आप मुझे कमेंट में आंसर बताओ, मैं समझ जाऊंगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लामाज आर टिपिकली रेयर्ड इन। अब सर यहां से क्या लर्निंग लेंगे हम लोग, मैं आपको बताऊंगा। लामाज आर टिपिकली रेयर्ड इन आर्कटिक रीजन, सब सहारा रीजन, एंडीज माउंटेन, ग्रेट कारो रीजन। सर ये तीनों ऑप्शन काट दो, आंसर आएगा एंडी माउंटेन रीजन। कहां से आएगा? अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि कहीं न्यूज व्यूज में तुक्का वगैरह लगाकर आप इसे कर लो, नहीं तो आसान नहीं है क्वेश्चन। देखो ये ना आपका प्राइमरी एक्टिविटीज नाम का एक चैप्टर है, ठीक है, वहां ये टॉपिक समझाया हुआ है। यहां पर जब आप नोमैडिक हर्डिंग वाला एक टॉपिक पढ़ते हो, नोमैडिक हर्डिंग वाला, तो यहां पर इन एनिमल्स का नाम लिया हुआ है कि इन माउंटेनियस रीजन तिब्बत एंड एंडीज, याक एंड लामाज इन द आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज रेंडर्ड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल। तो यहां पर कुछ एनिमल्स के बारे में बताया गया है, जहां पे बताया कि तिब्बत में याक और एंडीज में लामाज बहुत फेमस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल हैं वहां के।
तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। लर्निंग क्या है मेरे लिए एज अ CAPF स्टूडेंट और CDS स्टूडेंट? सर पहली तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ नाम का जो टॉपिक है ना, ये तैयार रखो, ठीक है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है 11th-12th का। इसी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमें वो वाला जो हमने पीछे भी देखा, हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है स्लैश एंड बर्न वाला, वो इसी टॉपिक इसी चैप्टर में देखने को मिलता है। दूसरा मेरा यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया, तो यानी कि ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इससे भी अगर मैं एक मेन बात कहूँ तो सर मेरे लिए ह्यूमन ज्योग्राफी जो अभी तक हम लोग इग्नोर करते थे, क्या हमारी जो 12वीं क्लास में आती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, वो तैयार करना है। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि द कल्टीवेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बाबा बुडान हिल्स। बहुत सिंपल है, आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा है भाई। इंट्रोड्यूस बाबा बुडान हिल्स में कौन सी टाइप की क्रॉप की गई है? तो सर ये बाबा बुडान हिल्स फेमस है बहुत ज़्यादा कॉफ़ी के लिए, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपकी क्लास 10th की एक बुक है जहाँ पर चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, इसमें ये टॉपिक समझाया हुआ है कॉफ़ी के अंदर कि इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बाबा बुडान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो सर इसको याद रखना, ये सर इतना इंपॉर्टेंट एरिया है ना, ये एक तो ये कॉफ़ी वाला, और कॉफ़ी छोड़िए ये जो चैप्टर है एग्रीकल्चर, ठीक है, ये एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ जो ये एरिया देख रहे हो ना टी, इससे क्वेश्चन आया था हमारा CSE 2024 में, और उसी के जस्ट नीचे हमारा CGS में क्वेश्चन आ जाता है 2025 में। अब कल हो सकता है कि सर यहाँ पे ये फ्रूट्स के बारे में दे रखा है, कल यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो सर ऐसा हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? हम लोग ये नहीं कर रहे कि भाई अच्छा मैंने क्वेश्चन कर लिया तो ठीक है मेरा काम बन गया। नहीं सर, CGS से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। आपको यहाँ से लर्निंग लेनी है अपने पेपर के लिए कि यार CGS में 2025 के पेपर में UPSC यहाँ पर इस खेल को यहाँ टच किया है, तो मुझे थोड़ा सा इसके आसपास की चीज़ें और कहिए कि ये पूरा चैप्टर क्रॉप का तैयार करना है बढ़िया से, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट इन परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन द एटमोस्फेयर। लीस्ट परसेंटेज में कौन सा है? अब देखो मैं कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली लर्निंग जो रहेगी वो ये रहेगी कि सर ये जो टॉपिक पूछा है ना वो आपके इस वाले बॉक्स से पूछा है, ठीक है। यहाँ से क्या लर्निंग मिली? अपनी बुक में खोल कर देखना, ये टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर आपके हाथ में जो बुक है वो न्यू NCERT है और हमें पढ़नी है ओल्ड NCERT। आपकी बुक में आप खोल कर देखिएगा, ये देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको पढ़नी है सर ओल्ड NCERT, क्वेश्चंस बनते हैं ओल्ड NCERT से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि न्यू NCERT पढ़नी है या ओल्ड पढ़नी है और क्या इंपॉर्टेंस है दोनों में, क्या फ़र्क है, सर इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो बहुत ज़रूरी थी, क्यों आपको ओल्ड NCERT पढ़नी है। आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ CGS के इस पेपर में 2025 में सर करीबन 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिर्फ ओल्ड NCERT में देखकर, ओल्ड NCERT जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ से पूछा है। न्यू NCERT वालों को तो खबर ही नहीं है कि वो टॉपिक NCERT से है, जैसे कि ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट इन परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सबसे लीस्ट पूछ रहा है। अगर इस टेबल में हल्का सा भी ध्यान रख दोगे तो सबसे लीस्ट में आपको अलग ही दिख जाएगा, हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन, ये आंसर इसका है। अब देखो यहां पर ना थोड़ा सा और एक कदम आगे चलने की कोशिश करो UPSC के। अभी तक अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, UPSC क्या पूछती थी कि सबसे हाईएस्ट बताओ, सबसे ज्यादा। तो हमें पता था कि यार नाइट्रोजन है, हमने नाइट्रोजन याद रखा हुआ था कि नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में गैस है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ये हमने याद कर लिया था। उसके बाद आर्गन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको याद होगा इसका कोड नो AC करके हमने बना रखा था। तो UPSC ने सबसे पहले पूछना क्या शुरू किया, सबसे ज्यादा बताओ। फिर UPSC ने पूछा उसके बाद का बताओ। फिर UPSC ने आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड में हमें कंफ्यूज करना सीखा, ठीक है, कंफ्यूज किया यहाँ पर। अब जब हमने पूरा का पूरा ये भी याद कर लिया कि भाई इसमें A पहले आता है C बाद में आता है, तो UPSC ने इसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली कि बताओ क्रोनोलॉजी बताओ भाई। अब जब मैंने क्रोनोलॉजी भी याद कर ली तो UPSC ने कहा कि भाई मैं ऐसा क्वेश्चन तो पूछूंगा ही नहीं कि जो तुझे समझ में आ रखा है, जो तूने याद कर रखा है। तो UPSC ने एक कदम बढ़ के क्या पूछ लिया, अब मुझे सबसे कम का बता दो। तो UPSC कैसे गेम कर रही है आपको समझ में आ रहा है? ऐसे समझना है कि
नेक्स्ट स्टेप यूपीएससी का क्या हो सकता है। अब खुद सोच के देखो, मैं आपको जो बता रहा हूं कि अगर यूपीएससी ने सबसे कम पूछ लिया तो इसका अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप होगा कि सबसे कम 4 दे देगा, सबसे कम, ठीक है, हीलियम दे दिया, क्रिप्टॉन दे दिया, जेनॉन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया या नियोन दे दिया, कोई सा भी दे देगा, 4 दे देगा और फिर उनको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए बोल देगा। जैसे ऊपर के 4 लगवाए ना, ऐसे ही नीचे के 4 क्रोनोलॉजी में लगवाने के लिए दे देगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि कैसे मुझे सीखना है इस जियो साइंटिस्ट के पेपर से हमारे पेपर में कैसे मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि क्या पूछा जा सकता है। आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर द टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। अब अच्छा टॉपिक है सर, ये जिस चैप्टर से पूछा है उस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना। यहाँ सीएससी 2024 से क्वेश्चन आ चुका है, सीएपीएफ 2024 से क्वेश्चन आ चुका है, सीडीएस में हो सकता है कि फिर से और सीएपीएफ में फिर से क्वेश्चन आए। तो कह रहा है कि टेम्परेचर कहाँ बढ़ रहा है। सर कुछ नहीं याद रखो, बस एक ये वाला जो टेबल है ना वो याद रखो, और उसमें ये एक डायग्राम में एक इसे कहेंगे एक मान लीजिए ग्राफ जो बना हुआ है ना वो याद रखो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे टेम्परेचर दिया हुआ है, देखोगे आप यहाँ पर टेम्परेचर कैसे घट रहा है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कैसे घट रहा है हाइट को बढ़ते बढ़ते, और यहाँ देखोगे कि टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, यहाँ कैसे घट रहा है, यहाँ कैसे बढ़ रहा है। बस ये 4 अपने स्फीयर याद रखो, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। इसके अंदर टेम्परेचर की ये लाइन याद रखो, अपने आप ही दिमाग में रहेगा कि यार सबसे नीचे वाले में और थर्ड वाले में अगर मैं बॉक्स एक तरीके से नंबरिंग कर दूं तो मुझे याद रहेगा कि शुरुआत अगर घटते से हुई थी तो पहले में घट रहा था, दूसरे में बढ़ रहा था, तीसरे में फिर घट रहा था, चौथे में बढ़ रहा था। तो बढ़ता हुआ किस में होगा, दूसरे और चौथे में। याद आ गया, स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर इसका आंसर है आपका, स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। अब मान लो कल ये पूछ ले कि भाई घटता हुआ बता दो, डिक्रीजिंग टेम्परेचर घट रहा है, तो क्या आंसर होगा, ट्रोपोस्फीयर और मीजोस्फीयर। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सर आप देखोगे मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन पहले से प्रिडिक्ट किया हुआ था। डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ हैव डिफरेंट टेम्परेचर वेरिएशन, सिलेक्ट द पेयर इन विच टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन हाइट। तो सेम वही पैटर्न से मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रखा है। तो जब पढ़ रहे हो, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो, तो हल्का सा माइंड को थोड़ा सा यूपीएससी के लेवल पर घुमाने की कोशिश करो कि यार क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, समझना भी है। ठीक है, अब लोकल विंड, अब देखो यहां से मुझे क्या सीखने को मिलेगा मेरे एग्जाम के लिए। सर ये लोकल विंड ना आपके बुक में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, लोकल विंड के बारे में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मतलब जो जितना आपकी पीवाईक्यू जितनी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ना उतने से बात बनती नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो सिर्फ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर ये मुझे याद होगा कि यार अच्छा ये लोकल विंड है जिसको मुझे तैयार करना है क्योंकि ये पूछा गया है। तो अब यहां पर देखो आप नोटिस करोगे लोकल विंड के इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, क्वेश्चन नंबर 46 और 58 लोकल विंड के। तो एक लोकल विंड समझ लेते हैं, इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड विंड लेडन विद द ड्राई स्नो, दिस विंड हैज सब फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड कैरीज अबंडेंट सप्लाई ऑफ आइस क्रिस्टल एंड स्नो। तो पूछ रहा है कि भाई ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हर्मेटन है या ट्रेमोंटेन है या चिनूक है या ब्लिजार्ड है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हुआ, एक साथ आंसर दूंगा, दूसरा भी समझ लो। दूसरा कह रहा है कि डॉक्टर्स विंड किसे कहते हैं, कौन सी है जो डॉक्टर्स विंड है, चिनूक है, खमसिन है, हर्मेटन है, नॉरवेस्टर है। तो सर इसके लिए ना देखो हमें करना क्या है, मुझे बस एक मैप तैयार करना है, सिर्फ एक मैप। उस मैप के अंदर मेरी सारी विंड होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो एग्जाम में कल पूछी जा सकती है। अब भाई मैप विंड का तो आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं, ना ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नहीं कहीं इंटरनेट पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और मिलेगा भी तो उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आपके लिए शायद उतनी रिलेवेंट ना हो। तो एक समझदार, एक तैयारी करने वाला बच्चा क्या करता है, जितने भी पीवाईक्यू आपको दिए हुए हैं इसके ऊपर वो सारे पीवाईक्यू को निकाल कर एक अपना खुद का मैप रेडी करेगा। मैंने भी किया था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए लोकल रीजनल विंड का मैप यहां पर इस तरीके से आपको खुद का रेडी करना है, और ये एक मैप ऐसा रेडी कर लो कि सर इसके बाद ना क्वेश्चन गलत ही ना हो, उसके बाद कभी क्वेश्चन गलत ना हो, कहीं से कुछ भी मिस ना हो। अब इसमें देखो जब मैप बनाओगे ना एक चीज का ध्यान रखना कि खैर आपको बनाना क्यों, यहां से ही जो मैंने बना रखा है इसी को रखो ध्यान में, क्योंकि यहां आप नोटिस करोगे ना मैंने ऑप्शंस का भी इस्तेमाल किया है।
मैं अभी सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो आंसर पकड़ लो। जो ये इसका आंसर था ना 46, इसका आंसर था दोस्तों ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड आपकी कोल्ड विंड है। यहाँ जितनी भी विंड आपको देखने को मिल रही है, ये कलर कोडिंग समझना, अगर ब्लू है तो कोल्ड है, रेड है तो वार्म है, ठीक है, और ग्रीन में उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ब्लिजार्ड आप यहाँ पर देखोगे ये कोल्ड विंड है ब्लिजार्ड, ठीक है, ये कोल्ड विंड है। चिनूक, यहाँ पर चिनूक दिया हुआ है, यहाँ पर हरमैटन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रेमोंटेन एक विंड है, ये दी हुई है। तो आप ये देखोगे ट्रेमोंटेन भी एक कोल्ड विंड है, ठीक है, ब्लिजार्ड भी एक कोल्ड विंड है, ट्रेमोंटेन भी एक कोल्ड विंड है। सर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इसका आंसर ट्रेमोंटेन क्यों नहीं हुआ, ब्लिजार्ड क्यों है, क्योंकि यहां पर तो कोल्ड विंड के बारे में बात हो रही है। तो सर ये फर्क भी याद रखना, क्योंकि इस पर शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। ये कह रहा है कि एक्सट्रीमली कोल्ड विंड होने के साथ साथ वो सब फ्रीजिंग टेम्परेचर क्रिएट कर सके और आइस क्रिस्टल और स्नो भी बहुत ज्यादा देखने को मिले, सप्लाई आइस क्रिस्टल। तो सर भयंकर आइस जो यूएस में यहां पर देखने को मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लिजार्ड की वजह से देखने को मिलती है। ये इतना चिल्ड टाइम होता है, इतनी चिल्ड विंड होती है कि सर इसकी वजह से न जाने कितने लोगों की वहां पर मौत भी हो जाती है। जबकि ट्रेमोंटेन उतना चिल्ड नहीं होता, उतना बर्फबारी यहां पर नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है ब्लिजार्ड हुआ, ट्रेमोंटेन नहीं हुआ। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है डॉक्टर्स विंड। तो सर डॉक्टर विंड देखोगे आप हरमैटन, डॉक्टर विंड यहां पर देख रहे हो ब्रैकेट में मैंने पहले लिख भी रखा है। ये मैप मैंने इस पेपर के आने के बाद नहीं बनाया, इससे पहले बनाया हुआ था। तो आप देखोगे यहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में मैंने पहले से ही लिखा हुआ है हरमैटन डॉक्टर विंड कहलाती है, ठीक है। उसके अलावा आप देख लो यहां पर कई सारी हैं, जैसे यहाँ चिनूक है, ये चिनूक आपका यहां पर ऑप्शन में भी था चिनूक, ये एक वार्म विंड है। हरमैटन आपका एक वार्म विंड है। अब देखो यहां पर इनकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पर ध्यान रखना, ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। इट्स कॉल्ड स्नो ईटर। इसको स्नो ईटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां जो ब्लिजार्ड स्नो क्रिएट कर रही है, यहां जो ब्लिजार्ड स्नो क्रिएट कर रही है, इस स्नो को बाद में चिनूक अपनी गर्म हवाओं से खत्म कर देती है, ठीक है। यहां पर इसे सर्वाइवल जोन बनाती है, तो इसीलिए इसको स्नो ईटर कहते हैं, इसे नॉर ईस्टर कहते हैं। यहां पर ये डॉक्टर विंड है, ये ब्लड रेन है, सिरोको ब्लड रेन। इनके पीछे ना सर लॉजिक है, जैसे स्नो ईटर का मैंने बताया, डॉक्टर विंड का भी अपना एक लॉजिक है, ठीक है, जो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। ब्लड रेन का भी अपना एक लॉजिक है, बहुत अच्छे लॉजिक हैं इसके पीछे। कभी इस टॉपिक को हम डिटेल में करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों इनको ये कहा जाता है। बस यहां पर याद रखो और इस मैप को बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है सर। योमा जापान, ये पुरगा बुरान, सर ये सब आपके PYQ के ही पॉइंट्स हैं जो आपको ज्यादातर कहीं मैप में नहीं देखने को मिलेंगे। मैंने आपके PYQ को स्टडी करा, उसके बेसिस पे ये मैप तैयार किया, तो इसको तैयार कर लेना। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग सिटीज नॉट कनेक्टेड थ्रू द ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन से कौन सा कनेक्टेड नहीं है। सर यहां से एक और लर्निंग लेकर जाना, यहां से इस क्वेश्चन से एक और लर्निंग लेकर जाना कि अभी तक जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, पहली लर्निंग तो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ो, ठीक है, पहली लर्निंग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ो। दूसरी जब पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसी चीजें थी जो हम इग्नोर कर रहे थे, जैसे कि ये रेलवे लाइन के रूट्स। अब अगर नोटिस करोगे ना, CDS 2024 में क्वेश्चन आया इस पे, CAPF 2024 में क्वेश्चन आया इस पे, जाकर खोल कर देखना अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो सर इसका ना डायरेक्ट आंसर आपके ये देखो, ट्रांस कैनेडियन रेलवे रूट दे रखा है, पूरा ये रेलवे रूट दे रखा है, शुरू कहाँ से है खत्म कहाँ पे पूरा बता रखा है, और इसमें कौन कौन से जो है स्टेट्स इन्वॉल्व है वो भी बता रखा है। अब क्या मैं सारे याद करूं या ना करूं, सर ये थोड़ा सा सवाल ना बहुत मतलब टिपिकल सा है कि कुछ कहना मुश्किल है, पर बात यह है कि भाई अगर क्वेश्चन में पूछा है तो मुझे याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा। चलो यहां पर भी मैं थोड़ा सा आपको एक हेल्प कर देता हूं कि मान लो हम ये सारे भी ना याद रखें, पर जब मैं पढ़ रहा हूं कि ट्रांस कैनेडियन रेलवे रूट में पढ़ रहा हूं यहां पर कि दिस 7050 किलोमीटर लॉन्ग रेल लाइन इन कनाडा रन्स फ्रॉम हैलिफैक्स। अब मुझे ये जरूर याद रखना है कि शुरू कहां से हो रहा है, हैलिफैक्स इन द ईस्ट टू वैंकूवर इन द पैसिफिक। मुझे ये याद रखना है कि कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बुक में जो जो मेरे को दी हैं स्टेट्स, जैसे पासिस थ्रू मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनीपेग, कैलगरी, ये 4 लोकेशन दी हैं, तो यार मैं कह रहा हूं कि आप ये सारी लोकेशन मत याद रखो, ये सारी लोकेशन मत याद रखो।
पर जो यहाँ पर टेक्स्ट में लिख दिया है तो यार कुछ तो कारण होगा कि इन्होंने ये सब ना लिखकर सिर्फ ये लिखा है, कुछ तो कारण होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और आप नोटिस करोगे कि बस यही पूछा है इन्होंने। मॉन्ट्रियल ये रहा सी ऑप्शन में, ठीक है, नीचे ये रहा मॉन्ट्रियल। ओटावा आपका ये रहा ओटावा, ठीक है। वैंक्यूवर तो पता ही है कि भाई यहाँ से शुरू और यहाँ हेलीफैक्स से शुरू और वैंक्यूवर पे खत्म हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। येलो नाइफ इसका आंसर है, जो कि गलत है। नॉट कनेक्टेड येलो लाइन आएगा। अब जैसे ट्रांस कैनेडियन है, ट्रांस साइबेरियन है, आपको याद होगा सीएपीएफ में ट्रांस साइबेरियन पर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऐसे जितने भी जो रेलवे रूट है ना, उनको इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। याद होगा आपको सीएपीएफ में क्वेश्चन शायद था कि ट्रांस साइबेरियन रूट जो है कौन कौन से फिजियोग्राफी उस समय पूछी हुई थी, तो वो वहां से नहीं पास आउट होती, ठीक है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। तो भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट इज नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन, टेक्टोनिक प्लेट के पूछने का एक और शानदार तरीका। अभी तक क्या पूछते थे ये लोग कि कौन सी मेजर नहीं है, कौन सी माइनर नहीं है टेक्टोनिक प्लेट। मेजर टेक्टोनिक प्लेट याद करो, माइनर टेक्टोनिक प्लेट याद करो। बच्चा वैसे याद करना निकला तो इन्होंने क्या पूछ लिया कि अब बेटा तू मुझे ये बता दे कि कौन सी प्लेट कौन से ओशन में है। तो यहां से गलती जो मैं कल अपने एग्जाम में करता वो मैंने यहां से सीख ली कि भाई सिर्फ इतना मत याद रखो कि ये मेजर प्लेट है, ये माइनर प्लेट है, इतना भी याद रखो कि ये कौन से ओशन में है, ठीक है। तो अब यहां पर आ जाओ। कह रहा है नाज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, ज्वांदी फूका और सुकोतिया। अब ये तीनों प्लेट आपको यहां देखने को मिलेंगी पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक प्लेट में। नाज़का, कोकोस, ज्वांदी फूका और ये सुकोतिया अपनी इंडियन में आ जाती है। सॉरी, इंडियन नहीं है भाई ये, ठीक है, अटलांटिक है, ठीक है, सुकोतिया, ठीक है, ये सुकोतिया यहां पर आ गई, ठीक है। क्लियर है यहां पर? ये तीन प्लेट याद रखना, ज्वांदी फूका, कोकोस, नाज़का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर बिटवीन सन एंड द अर्थ इज फाउंड ड्यूरिंग द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन एट द पोजीशन। भाई 4 पोजीशन है, पेरिलियन, एपिलियन, वर्नल इक्विनॉक्स, ऑटोमनल इक्विनॉक्स। अब अभी तक क्या पूछ रहा था, देखो यार यूपीएससी के दिमाग को समझने की कोशिश करो। ये बहुत अच्छी बात है कि सीजीएस यार हम लोग नहीं दे रहे, पर हम सीजीएस से सीख इतना कुछ रहे ना कि मैं जो सीएपीएफ में गलती करता, जो सीडीएस में मैं गलती करता, वो मैं अब रोक लूंगा। क्या सीखा? क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखो। अभी तक क्वेश्चन कैसे आ रहा था? पेरिलियन पास है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दूर बड़ा है या छोटा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैच कराने के लिए पूछ रहा था, ठीक है। वर्नल इक्विनॉक्स, ऑटोमनल इक्विनॉक्स, लोकेशन पूछ रहा था। यहां पर अब क्या कर दिया इसने, डिस्टेंस दे दिया, नंबर दे दिया और कह रहा है कि बताओ ये डिस्टेंस। अब हमें तो पता नहीं, देखो आपको अब ये 147 कम है कि ज्यादा है ये तो पता ही नहीं, ठीक है। आपको इतना तो मालूम है कि पेरिलियन मतलब जब सन और अर्थ का डिस्टेंस कम होता है तो तब हम उसे पेरिलियन कहते हैं। एपिलियन जब सन और अर्थ का डिस्टेंस ज्यादा होता है। पर अब ये थोड़ी ना पता है कि 147 ज्यादा है कि कम है, तो आपको एक स्टेप और आगे बढ़ने को कह दिया भाई। समझ रहे हो क्वेश्चन पूछने का तरीका? मतलब कैसे क्वेश्चन को एक लेवल बढ़ाया जा रहा है। यहां पर देखो माइनर प्लेट, मेजर प्लेट मुझे याद है, पर वो कौन से ओशियन में है ये तो आपको पता ही नहीं था। तो ये चीज हमें यहां पर सीखनी है, ठीक है, ये चीज हमें सीख कर जानी है इस पेपर से। तो देखो ये आपकी बुक में ही है, कहीं अलग दूर से नहीं आया क्वेश्चन। अपीलियन और पेरिलियन की बात कर रहे हैं यहां पर। पोजीशन देखो, नियरेस्ट पोजीशन, ये फारदेस्ट पोजीशन, इतना तो आपको पता है, पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी कि 152 है या 147 है। तो याद रखना 147 पेरिलियन के लिए है और 152 एपिलियन के लिए है, ठीक है। आंसर आपका पेरिलियन आ गया। ठीक है, ये भी बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पे दोस्तों। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, क्या गजब का चैप्टर सर, आपके लिखवा कर ले लो कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो यहां से पूछा ही पूछा जाना है। बहुत शानदार चैप्टर, मतलब
मुझसे पूछा जाए ना कि ज्योग्राफी का जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, बुक्स में जो पढ़ाने की है वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस से होनी चाहिए। बहुत शानदार चैप्टर। अब सोचो इस शानदार चैप्टर को ही इन्होंने रैशनलाइज्ड करके आधा कर दिया है, जबकि क्वेश्चन पूरा पूछ रहे हैं, आधा कर दिया है। ठीक है। एक्सफोलिएशन इन दी रॉक्स कैन अकर ड्यू टू फोर्स इंड्यूस्ड बाय। अब पूछ रहा है कि एक्सफोलिएशन के जो रॉक्स के अंदर देखने को मिलता है वो किस फोर्स की वजह से होता है। सर इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, एक कॉन्सेप्ट है वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, वेदरिंग प्रोसेस है। अब यहां से समझना कि क्या पढ़ना है। वेदरिंग प्रोसेस के अंदर 3 तरीके हैं वेदरिंग के, एक केमिकल वेदरिंग, एक फिजिकल वेदरिंग और एक है बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग के अंदर 5 तरीके हैं। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग के अंदर 4 तरीके हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर कुछ तरीके हैं। तो बस ये तरीके आपको तैयार होने चाहिए सर, तब आपका ना ये टॉपिक ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही, ये कैसे यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको ध्यान होगा ना, एक्सफोलिएशन देखो बहुत सिंपल बना देता हूं मैं इसको कि सॉल्व कैसे करना है। एक्सफोलिएशन आपका आता है फिजिकल वेदरिंग के अंदर, फिजिकल वेदरिंग के अंदर। और ऑप्शन देखो यहां क्या दे रखा है, कार्बोनेशन, ये सर केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन, सर ये भी केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस है। तो भैया जब मेरा एक्सफोलिएशन खुद एग्जाम्पल है फिजिकल वेदरिंग का, तो मैं यहां पर केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस कैसे यूज कर लूंगा। यहां तो फिजिकल वेदरिंग का प्रोसेस इस्तेमाल होगा जो कि टेम्परेचर चेंज है। तो आंसर सर आपका होगा थर्ड ओनली। ठीक है, और ये आपकी बुक में जब एक्सफोलिएशन समझाया भी है तब भी दिया हुआ है कि एक्सफोलिएशन कैन अकर ड्यू टू एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज सर एनसीईआरटी पढ़ो ध्यान से, प्रीवियस ईयर लगाओ सारे, और फिर समझो कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर हुगली। अभी तक क्या दे रहे थे, गंगा की ट्रिब्यूटरी बताओ, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बताओ, इंडस की ट्रिब्यूटरी बताओ। कहाँ की पूछ ली भाई, हुगली की। मतलब माइन्यूट लेवल पर खेलने लगे हैं। लर्निंग लेनी है मुझे, सीख रहे हो ना क्या क्या तैयारी को कैसे और इंप्रूव करना है। ट्रिब्यूटरी याद करो, पर मेजर रिवर्स की नहीं, कुछ माइनर्स की भी। हुगली आंसर है सर दामोदर। आ जाओ एनसीईआरटी में, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा चैप्टर ये आपका, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट में ड्रेनेज सिस्टम। तैयार कर लो, क्वेश्चन एक पक्का पूछा जाने वाला है। दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलने वाली, रिफ्ट वैली से बहने वाली, फाइनली ज्वाइन करती है हुगली में। आंसर है आपका दामोदर, याद रखना। अब सिर्फ दामोदर करके आगे मत बढ़ जाना, पद्मा को स्टडी करो, जमुना को स्टडी करो, मेघना को स्टडी करो। यार ये तीनों रिवर पर, ये भी बहुत अच्छी रिवर्स हैं, ज़्यादा नहीं पता होगा आपको इनके बारे में, इसीलिए कंफ्यूज भी हो गए इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, इसको याद रखना, तैयार करना। नेक्स्ट आ जाओ सॉइल पर। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइप ऑफ सॉइल एज गिवन बाय NRCS, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विस। सर इनका एक अपना कैटेगराइजेशन है सॉइल का, जो कि अब एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। अपनी एनसीईआरटी में जाकर खोलना और मुझे बताना कि कहीं पर इन 4 सॉइल्स के बारे में जिक्र किया है या नहीं किया है। एक बहुत प्यारा सा बॉक्स दिया हुआ था पहले जो आता था एनसीईआरटीज में, रिमूव कर दिया। सोचो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिमूव कर दिया, पर क्वेश्चन, वो तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2025 का। तो मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था ना कि क्यों ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी जाकर पढ़ो, और नहीं मिल रही ढूंढोगे, मिल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी एप्लीकेशन है अचीव CAPF नाम से, अचीव CAPF नाम से। ठीक है, उसको जाकर देखो। चलो आओ मैं समझाता हूँ। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन ना, इंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, हिस्टीसॉल्स, एंडीसॉल्स, सर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। सीडीएस 2020 में आप देखो, यहाँ पर इस पर ही क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर ये चारों टाइप दे दिए, पूछ रहा है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, सॉइल से रिलेटेड है। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ मैच कराने के लिए दे दिया। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। कह रहा है कि बताओ, ये 4 तरीके दे दिए, कह रहा है कि यहाँ पर किस सॉइल को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। It develops in poorly drained areas, largely composed of slowly decomposing plant material, common in tundra areas। अब सर बात ये है कि ये जो टॉपिक है ना, आपके एनसीईआरटी में भी बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ, पर फिर भी क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, और मैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। देखो
मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका सिलेबस ना सिर्फ आपकी एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है, आपका सिलेबस सिर्फ आपकी एनसीईआरटी नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। एनसीईआरटी तो सिलेबस है ही है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका सिलेबस है, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपकी एनसीईआरटी से बेशक सॉल्व नहीं हो सकता, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो सकता है। कैसे सर, यहां पर ना एक चीज दे रखी है, क्वेश्चन था आपका 2020 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बहुत हाई कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर कौन सी टाइप की सॉइल में देखने को मिलता है? राइट आंसर इज हिस्टोसॉल। याद रखना आगे के लिए। कह रहा है कि हाई ऑर्गेनिक सॉइल कौन सी है? हिस्टोसॉल। हिस्टोसॉल के अंदर बहुत हाई ऑर्गेनिक कंटेंट देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं यहाँ सेकंड ऑप्शन देखूं, ये सेकंड जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, इट इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ स्लोली डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल। लार्जली कंपोज्ड करता है प्लांट मटेरियल को, ऑर्गेनिक मैटर को। तो ऑब्वियस है कि मेरा आंसर हिस्टोसॉल्स आ गया। अगर इतना पता है, अगर ऐसे लिंक कर गए पीवाईक्यू को, तो आंसर निकाल लोगे, नहीं तो इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन कहीं नहीं है सर। पर अब क्या करोगे? अब जाकर हिस्टोसॉल्स के इंफॉर्मेशन को लिख लोगे अपने कहीं नोट्स में जहां आपने बना रखे होंगे, और इनके ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च कर लोगे। देखो ये सारी चीजें ना आपकी एनसीईआरटी में कहीं दी नहीं हुई, पर आपको ये सारी चीजों को मर्ज करके, सारे पीवाईक्यूज को स्टडी करके अपने नोट्स रेडी करने हैं। जैसे मैंने यहां पर सारे पीवाईक्यू को नोट्स रेडी करके अपने बच्चों को निकाल कर एक पेज दिया था इसका। देखो अगर आपको याद होगा, आप गेम चेंजर में होंगे तो ये वाला पेज ध्यान होगा। सारी की सारी ये इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने कहीं और से नहीं निकाली, ये मैंने निकाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और यहां पर देखिए आपका ये रहा हिस्टोसॉल्स, ऑर्गेनिक सॉइल्स वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। अभी तक सिर्फ इतना पूछा था, मैंने इतना लिखा है। खैर इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया तो इसमें वो 2 पॉइंट और ऐड कर दिए जाएंगे। बन गए मेरे नोट्स पीवाईक्यू के। ऐसे बनाते हैं नोट्स, ऐसे करते हैं तैयारी, ऐसे फायदा उठाते हैं यूपीएससी के अदर पेपरों से अपने पेपर में। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। मैंने कहा था 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, जिसमें से 13 क्वेश्चन के मैंने सोर्स आपको दिखा दिए। 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इनका कोई सोर्स है नहीं, इनका कुछ अता पता है नहीं। यूपीएससी ने क्यों पूछा, कहां से पूछा, आई डोंट नो। आंसर सर इसका अल्मोड़ा है। पूछ रहा है हेडक्वार्टर। परेशान मत हो ज़्यादा, इस हेडक्वार्टर के चक्कर में मत पड़ना। कई बार न्यूज़पेपर में आ जाता है, दिमाग में रहता है, याद रखो, नहीं रहता छोड़ो। नेफानेलिसिस, नेफानेलिसिस पूछ रहा है सर। कई चीज़ों के एनालिसिस के अलग अलग नाम होते हैं, सारे मत खोजने चले जाना। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसने कहा है, आपने याद रखना है। नेफानेलिसिस मतलब होता है क्लाउड का एनालिसिस। याद रखो, आगे बढ़ो। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अब अगर इसने क्लाउड एनालिसिस पूछ लिया है और ऑप्शन में एल्बिडो, पॉल्यूशन लेवल और नाइट्रोजन लेवल ये भी दिया है, तो सर जाकर इसका भी खोज करना कि एल्बिडो के एनालिसिस को क्या कहते हैं, पॉल्यूशन के लेवल को और नाइट्रोजन के लेवल को, क्योंकि कल पूछ लेगा। और फिर मैं यहाँ पर फिर से एक सोर्स का वीडियो बनाऊंगा और कहूँगा कि देखो मैंने तो उस समय कहा था आपसे। तो याद करना, ठीक है। और बाकी मैं तो इसे बच्चों को देने ही वाला हूँ कि क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। आपको रिसर्च करके बताना है मुझे। फाइनली आ जाते हैं हमारे कंक्लूजन पे, क्योंकि मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ कि सीजीएस 2025 से मैंने क्या सीखा। सर ये 15 क्वेश्चन इन 15 टॉपिक्स में डिवाइड है, ठीक है। ये आपसे पूछे हैं इन्होंने, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ये, ठीक है। सीजीएस 2015 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्रीकल्चर में झूम कल्टीवेशन का क्वेश्चन आया, तैयार कर लेना। एग्रीकल्चर में क्रॉप कॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तैयार कर लेना। 2 क्वेश्चन आए एग्रीकल्चर के, यानी कि इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आए विंड के, यानी कि इंपॉर्टेंट है। ग्लोब, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सारा याद रखना। कैप्रिकॉन, कैंसर, इक्वेटर पर पास्ड होने वाली कंट्री। प्राइमरी एक्टिविटीज, रेयर्ड एनिमल वाला जो एक क्वेश्चन था, लामाज वाला, याद रखना। यहां से क्या सीखा कि प्राइमरी एक्टिविटीज नाम का चैप्टर मैं अच्छे से तैयार करके जाऊंगा। 7 और 8 2 क्वेश्चन एटमॉस्फेयर के आए हैं। एटमॉस्फेयर हो सकता है कि इस बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ जाए। प्लेट टेक्टोनिक में क्या सीखा कि सिर्फ और सिर्फ माइनर और मेजर मत याद रखो, उसके कॉन्टिनेंट भी, उसके ओशियन को भी याद रखो, ठीक है। सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर से एक क्वेश्चन आया, वो पेरिलियन वाला, याद रखना उसको, कि सिर्फ ऐसा मत याद रखो कि पेरिलियन मतलब पास है, अपीलियन मतलब दूर है, डिस्टेंस भी ध्यान रखना है, नंबर पे खेलने लगा है अभी। ड्रेनेज सिस्टम से क्या सीखा कि ट्रिब्यूटरी याद करनी है, सिर्फ मेजर की नहीं, माइनर रिवर्स की भी।
सॉइल्स में तो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेदरिंग प्रोसेस इसका याद रखो, ये यहाँ से हमने सीखा, और बाकी लास्ट में नेफल एनालिसिस और हेडक्वार्टर। तो फाइनली ये था दोस्तों यहाँ पर सीजीएस का कंक्लूजन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं आया तो सर यहाँ पर क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बताइए, ठीक है। और नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग किस टॉपिक पर लेकर आएँ ये भी मुझे बताइए। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।